और आज आस्था के लिए एक बहुत ही स्पेशल दिन है क्योंकि आज आस्था को उसकी पहली सैलरी मिलती है। अरे इतने सारे पैसे, क्या ये मेरी पूरी जिंदगी की सैलरी है क्या तुम ये ज्यादा लग रहा है आस्था? हाँ और नहीं तो क्या, इतने में तो मैं और मेरी चोर्स पूरा 1 साल तक खाना खा सकते हैं। कैप्टन मैं आपको अपना सारा पैसा दे दूंगा, आप मुझसे लड़ाई करेंगे क्या? नहीं कैप्टन, मैं अपनी छोटी बहन मैरी से मिलने जा रहा हूँ। जाओ फिर, मैं तो ढेर सारा खाना खाऊंगी। हाँ बस फट मत जाना, कुछ तो बोलो, इतना तो मैं दान दे दिया करती थी। जो मिला उसी में खुश रहो, समझे? ज्यादा उड़ना मत। मेरे प्यारे आस्था, तुम अपनी पहली सैलरी से क्या करने वाले हो? डेट पे चलोगे क्या मेरे साथ? नहीं, मैं अपने सारे पैसे चॉर्स में भेज दूंगा। और अब थोड़ा दूर होके बात करिए मुझसे। ओए आस्था, बहुत अच्छे, तुम्हें अपना सारा पैसा घर भेजना चाहिए। बहुत अच्छा काम कर रहे हो तुम। हमें अपने फैमिली को कभी भी नहीं भूलना चाहिए और उनका ध्यान भी रखना चाहिए। आप भी अपना सारा पैसा वापस भेजते हो क्या? नहीं, मैं तो जुआ खेलने जा रहा हूँ। क्या आदमी है ये? देखो आस्था, घर में पैसा भेजना अच्छी बात होती है, लेकिन सारे पैसे भेजने की क्या जरूरत है? थोड़ा बहुत अपने लिए भी रखो। लेकिन मैं करूँगा क्या इन पैसों का? तुम मेरे साथ शॉपिंग में आ जाओ। और उसके बाद आस्था, नोएल और बेनिसा जा रहे होते हैं केका टाउन शॉपिंग करने के लिए। ए आस्था, मुझे पकड़ना मत, ठीक है? मैंने बोला था मुझे पकड़ना मत, गधे। असल में इतनी तेज हवा चल रही थी कि आस्था को लगा नोएल कह रही है उसे पकड़ लो। उसके बाद हम देखते हैं कि आस्था, नोएल और बेनिसा केका टाउन पहुंच जाते हैं। और आज भी आस्था जहाँ जहाँ देखता है उसे सिर्फ मैजिक ही दिखाई देता है। और वहाँ पे उसे चार्मी भी देखती है जो कि मस्त खाना ठूस रहा होता है। इसका पेट है या कुआं, इतना सारा खाना जाता कहाँ है? और उधर हमेशा की तरह फिनरल किसी लड़की को छेड़ रहा होता है जो उसे थप्पड़ मार देती है। उसके बाद ये तीनों जाते हैं ब्लैक मार्केट में जहाँ पे इन्हें सेके मिल जाता है। ओए सेके, याद है मैं कौन हूँ? मैंने तुम्हारी बैंड बजाई थी। मुझे नहीं पता तुम कौन हो। लेकिन तभी एक बुढ़ी औरत के पास से एक आदमी उसका सामान चुरा कर भागने लगता है, जो देख के आस्था उसके पीछे भागता है। नोएल और बेनिसा उस बुढ़ी औरत के पास जाके कहता है, अब चिंता मत कीजिए, जब तक आस्था है वो चोर आपका सामान लेके भाग नहीं पाएगा, और मेरे होते हुए तो कभी भी नहीं। मेरी मैजिक बाइक से कोई नहीं बच सकता। चिंता मत कर क्यूटीज, मैं अभी इस बुढ़ी औरत का सामान ले आता हूँ। क्या लड़का है ये, छी। खैर साके भी बाइक लेके चोर के पीछे भागता है। इधर हम देखते हैं आस्था चोर का पीछा कर रहा होता है। तुम मुझे कभी भी नहीं पकड़ सकते बच्चे, जब तक मैं अपने मैजिक क्लाउड पे हूँ। और तभी आस्था अपनी तलवार निकल के उसके क्लाउड की तरफ फेंक देता है और उसका मैजिक क्लाउड बीच से काट देता है, जिस वजह से वो चोर नीचे गिरने ही वाला होता है। लेकिन तभी साके उसे अपनी बाइक से ठोक देता है। आस्था को सेके की बाइक बहुत कूल लगती है और सेके बोलता है, मैंने तुम्हें पकड़ लिया चोर, अब तुम भाग नहीं सकते। लेकिन तभी वो चोर सेके की पैर पे एक पॉइजन वाला चाकू मार देता है और सेके वहीं पर ही गिर जाता है। सेके तुम ठीक तो हो? हाँ आस्था, शायद मेरा जाने का टाइम आ गया है, मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हें एंट्रेंस एग्जाम में धोखा दे दिया था। चुप रहे भाई, मैं कभी भी तुमसे गुस्सा नहीं था, तुम अभी भी मेरा दोस्त हो। थैंक यू आस्था, लेकिन अब मुझे जाना होगा। क्या ड्रामा कर रहे हो यार, ये तो सिर्फ थोड़ा सा खुजली वाला पॉइजन है, लो अब ठीक हो जाओ तुम। और फिर सेके उस चोर को लेके वहाँ से चला जाता है। उसके बाद आस्था उस बुढ़ी औरत को उसका सामान वापस कर देता है। अपना ध्यान रखिए दादी माँ। और आस्था, नोएल और बेनिसा उस बुढ़ी औरत का सामान दे के वापस चले जाते हैं। लेकिन तभी वो बुढ़ी औरत अपना असली चेहरा दिखाता है, एक शॉट जो सारे मैजिक को खत्म कर देता है। यामी की टीम में इस बार एक बहुत ही कमाल का मेंबर आया है, और वो बंदा और कोई नहीं बल्कि विज़ार्ड किंग खुद होता है। जैसे उसने पहले कहा था वो आस्था से मिलने आएगा, तो इसलिए वो आस्था से मिलने आ गया है। सर अब फाइनली मुझे मिल गई, कहाँ पर थे आप? अरे मैं तो बस ऐसे ही अपने किंगडम में घूम रहा था। कम से कम बता के तो जाया करिए, अब ऐसे कैसे गायब हो सकते हैं? आप इस किंगडम का किंग हो। ठीक है मार्क्स, मैं अभी वापस आ रहा हूँ। लेकिन तभी विज़ार्ड किंग के ऊपर आसमान में यूनो दिख जाता है। मार्क्स मुझे थोड़ा और टाइम चाहिए। ठीक है सर, जल्दी वापस आइएगा। और विज़ार्ड किंग यूनो की तरफ निकल जाता है। इधर यूनो, क्लॉज और मिमोसा को एक मिशन मिलता है जो कि है सेलिम का बॉडीगार्ड बनने का। हाँ ये वही सेलिम है जिसे यूनो ने एंट्रेंस एग्जाम में हराया था। क्लॉज हमेशा की तरह यूनो को देखकर मुंह बना रहा होता है। तभी सेलिम कहता है, वैसे यूनो मानना पड़ेगा तुम नोबेल फैमिली से नहीं हो, लेकिन तुम बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो और तुम्हारे पास 4 लीफ ग्रीमोर भी है। मैं भी तुम सच में फ्यूचर में विज़ार्ड किंग बन जाओ, फिर मैं अपने बच्चों से कहूंगा कि मैंने बचपन में विज़ार्ड किंग के साथ फाइट की थी और एक दिन के लिए वो मेरा बॉडीगार्ड भी बना था।
वैसे तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है मेरा बॉडीगार्ड बनने में? एक्चुअली कुछ बहुत ही स्ट्रॉन्ग लोग मेरी जान के पीछे पड़े हुए हैं, इसलिए मैंने तुम्हें चूज किया। नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, बस दोबारा मुझे मत चुनना। तभी मिमोशा कहती है, क्लॉस सेंपाई, वो बादल थोड़ा अजीब नहीं लग रहे? हाँ, मैं ऊपर देख कर आता हूँ। नहीं यूनो, अकेले मत जाना, ये मेरा ऑर्डर है। लेकिन यूनो कब किसी की सुनता है, वो ऊपर बादल देखने चला जाता है। तभी कुछ मैजिशियन उसके ऊपर अटैक कर देता है। यूनो नीचे गिर जाता है, लेकिन वो तुरंत अपने वाइल्ड ईगल मैजिक से उन सबको हरा देता है, जिस वजह से वो सब वहाँ से भाग जाते हैं। सेलिम यूनो के पास आता है और उसका शुक्रिया करता है, फिर कहता है, चलो ना यूनो, तुम्हारे विलेज चलते हैं जहाँ तुम बड़े हुए हो। मुझे देखना है तुम्हारे जैसे स्ट्रॉन्ग लड़का कहाँ से आया है। पर सर, ये मिशन का पार्ट नहीं है, आप क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो? नहीं नहीं क्लॉस, मेरे पास काफी टाइम है, चलो चलते हैं यूनो का होम टाउन देखने के लिए। और फिर यूनो, क्लॉस, मिमोशा और सेलिम यूनो के चर्च में जाते हैं। सिस्टर लिली, फादर और बच्चे यूनो को देखकर बहुत ही खुश हो जाते हैं। आस्था नहीं आया क्या? नहीं, वो बाद में आएगा कभी। फिर सब चर्च के अंदर बैठ के डिनर कर रहे होते हैं और सिस्टर लिली सबके लिए पानी लेने ट्यूबवेल के पास जाती है। लेकिन जब वो वापस आ रही होती है, कुछ लोग उसे किडनैप कर लेती है। यूनो को सिस्टर लिली की चीख की आवाज आती है, जो सुन के वो भागता हुआ बाहर जाता है और देखता है कि ये वही लोग हैं जिन्होंने उस पर अटैक किया था, और वो लोग अभी सिस्टर लिली को ले जा रहे हैं। ये सब मेरी वजह से हुआ आस्था, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। वो लोग मेरे पीछे थे और मेरी वजह से तुम्हारी फैमिली अब मुसीबत में है। सेलिम और मिमोशा यूनो के पैर पकड़ के रोते हैं, प्लीज सिस्टर लिली को बचा लो यूनो। और फादर भी तैयार हो जाता है सिस्टर लिली को बचाने जाने के लिए। लेकिन तभी यूनो कहता है, नहीं फादर, आप यहीं रहिए और सबका ख्याल रखिए, मैं सिस्टर लिली को वापस ले आता हूँ। तभी क्लॉस कहता है, नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगे, भूल गया क्या? हमारा मिशन सिस्टर लिली को नहीं, सेलिम का प्रोटेक्शन करना है, और यहाँ की लोकल पुलिस तुम्हारी सिस्टर लिली को बचा लेगी, चिंता मत करो तुम। अब चलो मेरे साथ, हम वापस जा रहे हैं। तुम पागल हो क्या? यूनो अपने सिस्टर लिली को ऐसे कैसे छोड़ देगा? ये मेरा ऑर्डर है यूनो, जल्दी आके बैठो, हम जा रहे हैं यहाँ से। लेकिन यूनो तो शुरू से ही इसकी बात नहीं सुनता, वो क्लॉस को इग्नोर करके निकल जाता है सिस्टर लिली को बचाने। यूनो के सामने 3 स्ट्रॉन्ग मैजिशियन आते हैं। यूनो उन सबको आराम से हरा देता है, लेकिन चौथे वाले सिस्टर लिली को होस्टेज बना रखा होता है, इसलिए यूनो उस पर अटैक नहीं कर सकता। वो यूनो से कहता है, चुपचाप अपना ग्रीम्योर मुझे दे दो बच्चे, अगर अपने सिस्टर लिली की जिंदगी चाहते हो तो। और यूनो के पास कोई ऑप्शन नहीं होता, इसलिए वो अपना ग्रीम्योर देने ही वाला होता है। लेकिन तभी क्लॉस चुपके से पीछे से अटैक करके उस मैजिशियन को बेहोश कर देता है। यूनो क्लॉस से कहता है, आप यहाँ कैसे? कुछ नहीं, बस इतनी बेइज्जती सहने के बाद भी बेशरम की तरह तुम्हारी मदद करने आया हूँ मैं। और क्या, आखिर तुम कभी भी मेरे ऑर्डर क्यों नहीं सुनते? छोड़िए इन सब बातों को अभी। क्या आपको पता है आखिर इन लोगों ने सिस्टर लिली को क्यों किडनैप किया है? मुझे पहले से सेलिम पे शक था, वो एक नोबल होने के बाद भी इतने छोटे से विलेज में आकर तुम्हारे चर्च पे खाना क्यों खाएगा? क्या कहना चाहते हो आप? यही कि ये सारे के सारे सेलिम के पीछे नहीं, ये तुम्हारे पीछे पड़े हैं ताकि तुम्हारी ग्रीम्योर तुमसे ले सके। फिर मिमोशा अपने मैजिक से सेलिम के मुंह से उसका पूरा सच बाहर निकल लेती है। ये सब मैंने यूनो से बदला लेने के लिए किया था। मैं उससे उसकी ग्रीम्योर छीनना चाहता था, क्योंकि उसकी वजह से मैं एंट्रेंस एग्जाम में फेल हो गया, और इसीलिए मैंने यूनो को अपना गार्ड चुना था ताकि मैं उस पे अटैक करवा के उसकी ग्रीम्योर छीन सकूं। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा यूनो। ये सुन के सिस्टर लिली गुस्सा हो जाती है और सेलिम को एक वाटर पंच मार के सुला देती है, और सेलिम का पूरा प्लान फेल हो जाता है। चलो ठीक है, अब तो तुम लोग पकड़े जा चुके हो, अब ये बताओ तुम लोगों का लीडर कहाँ छुपा बैठा है? लेकिन इन सबको पता ही नहीं होता है कि उनका लीडर कहाँ है, क्योंकि उनका लीडर पहले ही विज़र्ड किंग के हाथ लग चुका होता है। अब वो लीडर फर्स्ट विज़र्ड किंग के स्टेचू के सामने मजे से लेट के आराम कर रहा होता है। अब कहाँ है सर? जानते हैं कितना काम बचा हुआ है और आप यहाँ मजे में सो रहे हैं? आ रहा हूँ बाबा, आ रहा हूँ। फिर यूनो और सभी लोग वापस चर्च में हंसी खुशी खाना खाते हैं। अगले दिन विलियम यूनो की टीम की तारीफ करता है। मुबारक हो, विज़र्ड किंग ने तुम लोगों की तारीफ की है और हमें सेलिम की नोबल फैमिली की और भी बुरे कामों के सबूत मिले हैं। अब हम सेलिम की
की फैमिली की अगेंस्ट कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। सर आपको पहले से ही पता था ये सब होगा? हाँ, और इसलिए मैंने यूनो को अकेला नहीं तुम दोनों को भी उसके साथ भेजा था। अब जाओ आराम करो, तुम लोगों ने काफी अच्छा काम किया है। फिर ये तीनों वापस जाने लगते हैं। क्लॉस यूनो से बोलता है, यूनो अगली बार तो मेरी बात मानोगे ना? हाँ ठीक है, मुझे पता है तुम झूठ बोल रही हो, आखिर ऐसा क्यों करते हो तुम? लेकिन यूनो उसे इग्नोर कर रहा होता है, जिसे देख के मिमोसा हंसने लगती है। उधर हम देखते हैं मैग्मा फिर से जुए में सब कुछ हार जाता है, अपने कपड़े तक भी। दूसरी तरफ अचानक से एक बहुत ही बड़ा डंजन क्लोवर किंगडम और डायमंड किंगडम के बीच में ओपन हो जाता है। जिसको डंजन के बारे में नहीं पता मैं बता दूं, डंजन मतलब एक सीक्रेट टनल टाइप का जगह होता है जिसमें लोग खजाना छुपा के रखते हैं और उसके अंदर बहुत सारे ट्रैप्स भी होते हैं, इसीलिए थोड़ा डेंजरस भी होता है। सर मुझे आपको कुछ बताना है, मुझे पता है उस डंजन के बारे में और मुझे ये भी पता है कि हमें किसे उस मिशन पे भेजना चाहिए। फिर हम देखते हैं सारे के सारे ब्लैक बुल्स के मेंबर्स आस्था की चिड़िया का नाम डिसाइड करने में लगे होते हैं। मैं इसका नाम रखता हूँ मैग्मा फायर। बिल्कुल नहीं, बहुत ही गंदा नाम है। तो फिर इसका नाम होगा जोनेसिन्स। नहीं, ये चिड़िया है, कोई किंग थोड़ी ना है। तो इसका नाम रख देते हैं दारो दारो, कैसा रहेगा? आखिर इसका नाम रखने की जरूरत क्या है, ये मुझे दे दो ना, मुझे बहुत टेस्टी लग रही है। मैं पहले डिसाइड कर चुका हूँ इसका नाम क्या होगा। इसका नाम होगा रेड ब्लैक चिड़िया। तभी आस्था की चिड़िया उसको मारने लगती है, जैसे वो कह रही हो, नहीं ये नाम तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए मुझे। पर तभी लाग बोलता है, क्यों ना हम इसका नाम नीरू रख दे। और चिड़िया को भी ये नाम पसंद आता है और उसका नाम पड़ जाता है नीरो। तभी वहाँ फिंद्रल आ जाता है और सब लोग यामी को देखकर बहुत ही खुश हो जाते हैं। हमारे किंगडम में एक नया डंजन मिला है। क्या एक नया डंजन? वाह, वैसे डंजन होता क्या है? जब तुम्हें पता ही नहीं है तो वाह क्यों बोला? बस ऐसे ही ब्लैक बुल्स को उस डंजन को एक्सप्लोर करना है। यामी सर मैं जाना चाहता हूँ। हाँ आस्था, तुम्हें जाना ही पड़ेगा क्योंकि विज़ार्ड किंग खुद चाहते हैं कि तुम जाओ। क्या विज़ार्ड किंग? लगता है विज़ार्ड किंग सर को मैं बहुत पसंद आने लगा हूँ। अगर ऐसे ही चलता रहा तो अपने बाद वो मुझे विज़ार्ड किंग बना देगा। याहू! नोएल तुम भी आस्था के साथ जाओ, ये एक अच्छा एक्सपीरियंस होगा तुम्हारे लिए। और हाँ, तुम दोनों के साथ लाग भी जाएगा, इन दोनों का ख्याल रखना। ठीक है सर, लेकिन वहाँ अगर कोई अटैक तक करेगा ना हमें जान से मारने के लिए। नोएल मन में सोचता है, नहीं इस पागल के साथ मैं नहीं जाना चाहती, जिसको लड़ाई से ज्यादा कुछ पसंद नहीं है। लेकिन आखिर में ये तीनों डंजन के पास आ जाते हैं, जिसे इन लोगों को एक्सप्लोर करना है और उस ट्रेजर को ढूंढना है जो अंदर छुपा हुआ है। आस्था, नोएल और लाग उस डंजन के अंदर घुस जाते हैं और नोएल को बहुत ज्यादा डर लग रहा होता है। नोएल ध्यान से चलना, गिरना मत, चुप रहो, मुझे मत सिखाओ गधे, भूलना मत मेरा नाम है नोएल सिल्वा, सिल्वर फैमिली की, मैं नहीं गिरूंगी। और तभी नोएल फिसल के गिर जाता है और उनका लैंप टूट जाता है। लेकिन लाक अंधेरे में भी देख सकता है और उसके साथ ये लोग डंजन के अंदर आ जाते हैं, जहां लाक अपने आप सारे ट्रैप्स तोड़ रहा होता है मजे के लिए। आस्था सबको खत्म कर रहा होता है और लाक अपने मैजिक से पूरे डंजन को स्कैन करता है। तभी लाक को पता चलता है कि कोई उन लोगों को चुपचाप देख रहा है, ये लोग यहाँ अकेले नहीं है। लाक आस्था और नोएल से कहता है, तुम लोग अपना ध्यान रखना, मैं बस 1 मिनट में आता हूँ। और वो अपने मैजिक से उस आदमी के पीछे चला जाता है जो उन लोगों को चुपचाप देख रही थी। ये कहाँ चला गया हमें यहाँ अकेला छोड़ के? मुझे पहले से ही पता था यह मिसर गलत कर रहे हैं इसे हमारे साथ भेज के। लेकिन तब नोएल रियलाइज करती है कि वो और आस्था अकेले हैं और नोएल को आस्था थोड़ा पसंद है, तो इसलिए वो थोड़ी शर्मा के वहाँ से भागने लगती है। लेकिन तब वो एक बहुत ही बड़ा ट्रैप में पैर रख देती है और उसके सामने एक कार्निवोरस प्लांट निकल जाता है जो नोएल को पकड़ लेती है। आस्था नोएल को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन आस्था को भी वो पकड़ लेता है और दोनों को ये पेड़ खाने ही वाला होता है। लाक इधर इस आदमी का पीछा कर रहा होता है, दूसरी तरफ नोएल और आस्था की जान खतरे में होती है। आस्था सोचता है अब क्या करें, जल्दी ही कुछ करना पड़ेगा वरना हम दोनों मारे जाएंगे। लेकिन तभी पीछे से कुछ अटैक आते हैं जो आस्था और नोएल को बचा लेती है और उस प्लांट को भी खत्म कर देती है। नोएल सोचती है कि इतना स्ट्रॉन्ग अटैक किसका है। फिर हम यामी को देखते हैं जो कहता है, अच्छा हाँ याद आया, मैं तो आस्था को बताना ही भूल गया कि उसके साथ कुछ गोल्डन डॉन के मेंबर्स भी रहेंगे। और अब तुम लोग समझ गए होगे कि आस्था को कौन आया होगा बचाने। जी हाँ, कोई और नहीं, उसका भाई यूनो। यूनो नीचे आके आस्था और नोएल से मिलता है, लेकिन तभी क्लॉज बोलता है, हाँ मुझे लगा ही था, इतने वीक से ट्रैप में ब्लैक बुल जैसे ही बेकर स्क्वाड का ही कोई मेंबर फंसा होगा। ये तुम्हारे चेहरे पे कुछ लगा है, मुंह नहीं धोया क्या तुमने? ओए लड़के तमीज से बात करो, मैं
गोल्डन डॉन का सीनियर मेंबर हूँ। मेरा नाम है क्लॉस और मैं एक नोबेल फैमिली से हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? उधर मीमोशा मिलती है नोएल से और ये दोनों काजिन होते हैं, लेकिन इन दोनों की बिल्कुल भी नहीं बनती। कैसे हो नोएल? तुम्हें तो काफी दिक्कत हो रही होगी ना। मैंने सुना है ब्लैक बुल्स के सारे मेंबर्स थोड़े पागल टाइप होते हैं। हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम कैसे हो? मैंने सुना है कि गोल्डन डॉन में सब बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, तो तुम तो सबके लिए एक बोझ बन गए होगे ना, क्योंकि तुम इतनी वीक हो। नहीं, मेरा मैजिक बहुत इम्पोर्टेंट और यूजफुल है गोल्डन डॉन के लिए। विलियम सर ने खुद मुझे ये कहा था। और तुम्हारा क्या हाल है? तुम्हारा एम ठीक हुआ क्या? हाँ, अब ठीक हो गया है। और इसी तरह ये दोनों आपस में झगड़े कर रही होती हैं और उधर आस्था और क्लॉज भी आपस में झगड़ रहे होते हैं। अच्छा, हाँ याद आया, तुम्हारे साथ एक और भी बंदा होना चाहिए था ना। कहाँ गया हो? कहीं डर के मारे तुम लोगों को अकेला छोड़ के भाग तो नहीं गया ना? इस पे नोएल और आस्था कुछ नहीं बोलते, क्योंकि उन्हें खुद नहीं पता होता है कि लाक कहाँ गया है। उधर लाक एक आदमी का पीछे कर रहा होता है जो बहुत तेज भाग रहा होता है। यही एक्सपेक्टेड किया जा सकता है ब्लैक बुल जैसे बेकार स्क्वाड से, जिनके कैप्टन कोई काम का नहीं हो, पूरा दिन सिर्फ सिगरेट पीने और जुआ खेलने में लगा हो। उनकी टीम से और क्या ही उम्मीद रख सकती हूँ मैं? ओए चश्मेश, ज्यादा मत बोल। देखना, ब्लैक बुल्स तुम्हारे स्क्वाड से पहले ही इस डंजन का ट्रेजर ढूंढ लेगा। सपने देखना बंद कर, पहले अपने टीममेट को तो ढूंढो, उसके बाद जाके ट्रेजर ढूंढना। फिर यूनो, मीमोशा और क्लॉस निकल जाते हैं ट्रेजर ढूंढने। आस्था नोएल से कहता है जल्दी चलो, हम इन सब से हार नहीं सकते। और ये दोनों भी निकल जाते हैं ट्रेजर ढूंढने, लेकिन इन्हें बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं मिल रहा होता। तभी नीरू उड़ कर आता है और इन्हें रास्ता दिखाता है। लो, ये रास्ता है, चलो निकल जाओ यहाँ से। और ये दोनों भी यहाँ से निकल जाते हैं। इधर हम देखते हैं विज़ार्ड किंग को। एक सोल्जर आके उसे बताता है डायमंड किंगडम ने भी कुछ मैजिक नाइट्स को डंजन में एक्सप्लोर करने भेजा है। लेकिन क्यों? जब डंजन क्लोवर किंगडम में खुला है तो डायमंड किंगडम का लोग क्यों आए? सर, हमें जल्द ही कुछ करना चाहिए। चिंता मत करो मार्क्स, मैंने ऑलरेडी कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग लोग भेजे हैं उस डंजन में, सब ठीक होगा। और विज़ार्ड किंग बिल्कुल सही होता है, क्योंकि लाक ने अकेले ही डायमंड किंगडम के सारे मैजिक नाइट्स को हरा दिया होता है। सिर्फ एक आदमी बचा होता है जिसका नाम होता है लोटस। तो मैं देख सकता हूँ कि तू काफी स्ट्रॉन्ग है बच्चे। तूने मेरे सारे चेलों को अकेला ही हरा दिया। हाँ, लेकिन तेरे चेले बहुत वीक थे। तू तो स्ट्रॉन्ग होगा ना, क्योंकि मैं किसी स्ट्रॉन्ग इंसान से लड़ने के लिए तरस रहा हूँ। हाँ, मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, लेकिन मैं यहाँ से भाग रहा हूँ क्योंकि मुझे अभी लड़ने का मन नहीं है। तभी लाक उस पर अटैक कर देता है और लोटस अपना स्मोक मैजिक यूज करता है। तो तुम्हारे पास लाइटिंग मैजिक है और तुम्हारी रूप से मुझे ये तो पता चल गया है कि तुम ब्लैक बुल्स के मेंबर हो। मैं बताना चाहता हूँ, मैं अब तक सिर्फ एक ही इंसान से सीरियसली फाइट की है, जो कि है तुम्हारे कैप्टन यामी। कोई नहीं, आज तुम दूसरी बार मुझसे हारोगे। लेकिन तभी लाक को कुछ अजीब सा फील होता है। लगता है मेरे पॉइजन ने असर दिखाना शुरू कर दिया। असल में लोटस ने पूरे टाइम अपने मैजिक से हवा में पॉइजन रिलीज किया होता है, जो सामने वाले की स्पीड स्लो कर देता है और चक्कर आते हैं। इसी वजह से लाक को भी चक्कर आने लगते हैं और वो गिर जाता है। अब सो जाओ बच्चे, मेरे पास और भी काम है, मुझे अपने लीडर को भी ढूंढना है। ये कहकर लोटस वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी लाक फिर से उस पे अटैक कर देती है और इस बार वो पिछली बार से भी ज्यादा फास्ट होता है। क्या ये बच्चा अभी भी इतने तेज कैसे हैं? जिस पे लाक बोलता है मेरे पास सिर्फ लाइटिंग मैजिक नहीं है, मैं खुद ही लाइटिंग मैजिक हूँ, और तुम लाइटिंग को कितना भी स्लो कर लो, एंड में तो वो फास्ट ही रहेगा। और तुम अभी जा कहाँ रहे हो? अभी तो हमारी फाइट स्टार्ट भी नहीं हुई है। इधर हम देखते हैं क्लॉज, मीमोशा और यूनो डंजन के ट्रेजर गेट तक पहुंच जाते हैं, जहां पे उस डंजन का ट्रेजर रखा होता है। लेकिन तभी अचानक से लोटस का लीडर मीमोशा को पीछे से इंजर्ड कर देता है। कौन हो तुम? साइड हो जाओ। उस लड़के का नाम होता है मार्स और ये होता है डायमंड किंगडम का प्रिंस। मैं आप लोगों को बता दो, ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, आइस से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग, और इसके पास होता है डायमंड मैजिक। और हम मीमोशा को देखते हैं जो खुद को हील कर रहा होता है। यूनो और क्लोज साथ मिलकर मार्स से फाइट कर रहे होते हैं, लेकिन मार्स अकेला ही इन दोनों को पेल रहा होता है। क्लॉस यूनो से कहता है यूनो, मीमोशा को लेकर जल्दी से यहाँ से निकल जाओ, मैं इसे रोकता हूँ। आप अकेले इसके सामने नहीं टिक पाओगे, मैं भी नहीं टिकता, लेकिन शायद हम दोनों मिलके इसे रोक सके। अभी के लिए मीमोशा को बचाना जरूरी है, तुम उसको लेके जाओ और बैकअप लेकर वापस आना। हम इस डंजन के ट्रेजर डायमंड किंगडम के हाथ नहीं लगने दे सकते। मैं एक डिकोय की तरह इसे रोकता हूँ, तुम जल्दी से जाओ। लेकिन यूनो फिर से इसकी बात नहीं सुनता
मानता और उससे कहता है नहीं, हम लोग एक टीम बन के आए थे और टीम बन के ही जाएंगे। लेकिन सच तो ये है कि यूनो भी मार्स को अकेला नहीं हरा सकता क्योंकि मार्स बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इधर हम देखते हैं कि लोटस ने लाक को धोखे से पकड़ लिया होता है। ठीक है बच्चे, अब तुम्हारा मरने का टाइम आ गया है। दूसरी तरफ आस्था और नोएल भी ट्रेजर की तरफ भाग रहे होते हैं। यूनो, कभी तुम मेरी बात मान लिया कर यार, मैं तेरा सीनियर हूँ। मिमोशा को ले जा यहाँ से और बैकअप लेके आ। हम ये ट्रेजर डायमंड किंगडम के हाथ में नहीं लगने दे सकते। नहीं, मैं तुम्हें यहाँ अकेला छोड़ के नहीं जाऊंगा। हम इसे मिल के लड़ेंगे और इसे हराएंगे। तभी मार्स फिर से दोनों पे अटैक कर देता है और उधर हम देखते हैं लोटस ने लाक को बुरी तरह से पकड़ लिया होता है और लाक को सांस लेने में भी मुश्किल हो रही होती है। तभी हमें लाक का फ्लैशबैक दिखाई जाती है। लाक भी एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुआ है। सब लोग उसे पागल बोलते थे क्योंकि वो हमेशा स्माइल करता रहता है और एक दिन उसकी माँ उसे बहुत बुरी तरह से मारता है। एक पागल मेरे घर में क्यों पैदा हुआ? तू हमेशा हंसता क्यों रहता है? तेरे अंदर क्या प्रॉब्लम है? मेरे ही किस्मत इतनी बुरी क्यों है? ये सब सुन के लाक अंदर से बहुत दुखी हो जाता है, लेकिन फिर भी वो स्माइल करता रहता है। फिर एक दिन लाक एक नोबेल फैमिली के लड़के को फाइट में हरा देता है। किसी को यकीन नहीं होता कि एक साधारण सा लड़का एक नोबेल को कैसे हरा सकता है। और उसी टाइम लाक ऐसा पहला कमोनर था जो एक नोबेल को हराया था, जिस वजह से पहली बार उसकी माँ ने उसकी तारीफ करी थी और उससे प्यार करना भी शुरू कर दिया था। लाक, तुम कोई नॉर्मल बच्चा नहीं हो, तुम बहुत ही स्पेशल हो। शायद तुम मेरी किस्मत बदल सकते हो। याद रखना लाक, इस दुनिया में हमारा कोई नहीं है। तुम मुझे प्रॉमिस करो कि तुम हमेशा ऐसे ही फाइट करते रहोगे और कभी भी हारोगे नहीं, बल्कि जब तक मर नहीं जाते तब तक लड़ते रहोगे। और लाक भी अपने माँ से प्रॉमिस करता है कि अब वो कभी भी नहीं हारेगा। वो लड़ते लड़ते एक दिन सबसे स्ट्रांग बनेगा। लेकिन एक दिन उसकी माँ भी मर जाती है और आसपास के लोग कहते हैं चलो अच्छा हुआ, ये पागल औरत चली गई। और उसका बेटा भी उसी की जैसा ही पागल है। उसकी माँ मर गई है लेकिन ये अभी भी हंस रहा है और सभी लोग उससे दूर रहने लगता है। किसी को नहीं पता होता है कि अंदर से लाक कितना ज्यादा टूट चुका है, लेकिन कोई भी उसकी हेल्प करने नहीं आता। और तब लाक समझ जाता है कि उसकी माँ ने जो कहा था वो बिल्कुल सही था। इस दुनिया में उसका कोई नहीं है, वो अकेला है। और उस दिन से लाक डिसाइड करता है अब से वो सिर्फ एक काम करेगा, जो है लड़ना। वो तब तक लड़ेगा जब तक वो मर नहीं जाता। और उस दिन के बाद से लेके आज तक लाक ने एक भी बैटल नहीं हारी है और इसीलिए उसे लड़ना इतना ज्यादा पसंद है क्योंकि वही एक चीज है जिसके लिए उसकी माँ ने कभी उससे प्यार किया था। लेकिन अब लाक लोटस के मैजिक की वजह से सांस तक नहीं ले पा रहा होता। ठीक है बच्चे, अब तेरा मरने का टाइम आ गया। नहीं नहीं नहीं, मैं हार नहीं सकता। मेरे मम्मी ने कहा था कभी हार मत मानना। फिर उसे याद आता है उन्होंने ये भी तो कहा था कि मुझे तब तक नहीं हारना जब तक मैं मर नहीं जाता। और अब तो मैं इस मैजिक के बाहर भी नहीं निकल पा रहा। शायद अब मेरा मरना सही है। और लाक गिव अप कर देता है और डेथ एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक है बच्चे, आप सो जाओ हमेशा के लिए। लेकिन तभी वहाँ एंट्री होती है आस्था की। आस्था अपनी मैजिकल तलवार लेके आता है और लोटस के मैजिक को बीच में से काट देता है और लाक को बचा लेता है। इस लड़के ने मेरी मैजिक को तलवार से कैसे काट दिया? ये कैसा मैजिक है? ओए, हिम्मत कैसे हुई तेरी मेरे साथी को छूने की? और उधर यूनो भी अपना ग्रीमवार निकल लेता है मार्स के सामने। अब आस्था और यूनो रेडी है एक धमाकेदार बैटल के लिए। आस्था ने मुझे क्यों बचाया और मैं अभी भी स्मेल कर रहा हूँ। क्यों? क्या प्रॉब्लम है तेरे बच्चे? तू अभी भी बस हंस क्यों रहा है? कहे तुझे ये तो नहीं लग रहा कि तेरे दोस्त तुझे बचा लेंगे? अगर ऐसा लग रहा है तो ये तेरी गलत फहमी है। तभी लाक आस्था और नोएल से कहता है तुम दोनों यही रुको, इसको मैं अकेला ही संभाल लूंगा। मेरे मम्मी ने बोला था लड़ते रहो जब तक मर न जाओ। फिर लाक दोबारा लोटस पर हमला करता है लेकिन लोटस उसके अटैक को डच कर लेता है और उल्टा लाक पर ही अटैक कर देता है। और वो अटैक लाक को लगने ही वाला होता है पर एक बार फिर से आस्था आके उसे बचा लेता है। नहीं लाक, मैं आपको मरने नहीं दूंगा। ये मुझे बार बार बचा क्यों रहा है? मैं इसके लिए कौन हूँ? मेरी मम्मी ने बोला था कि इस दुनिया में मेरे कोई नहीं है। माफ करना लाक, लेकिन मैं आपको मरने नहीं दे सकते क्योंकि आप मेरे लिए फैमिली जैसे हो। और उसी पल लाक की आंखें खुल जाती है। वो फाइनली समझ जाता है कि
अब वो अकेला नहीं है, उसके पास भी एक फैमिली है जो उससे प्यार करती है और प्रोटेक्ट भी करती है। शायद तू सही कह रहा है आस्था, साथ में लड़ने में ज्यादा मजा आएगा। चल मिलके इसकी बैंड बजाते हैं। और फिर आस्था, नोएल और लाक तीनों रेडी हो जाते हैं लोटस को हराने के लिए। उधर हम देखते हैं यूनो पूरी ताकत लगा रहा होता है मार्स के खिलाफ, लेकिन जैसे मैंने पहले बोला था मार्स बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, तो यूनो को समझ ही नहीं आ रहा होता वो उसे कैसे हराए। और इधर लोटस ने अपने मैजिक से तीनों को फिर से घेर लिया होता है। आस्था जैसे ही उसके मैजिक को काट के बाहर निकलता है, वो मैजिक दोबारा फॉर्म होके उन्हें घेर लेता है। पर तभी लाक सोचता है हम इसे कैसे हराएं? इस स्मोक के अंदर हम कुछ नहीं देख सकते, ये बहुत फास्ट है और हमारी मैजिक पावर की वजह से ये हमें सेंस कर पा रहा है, पर हम में से सिर्फ मैं ही इसे सेंस कर पा रहा हूँ। फिर लाक को याद आता है कि अरे हाँ, आस्था के पास तो मैजिक पावर ही नहीं है, तो लोटस आस्था को सेंस नहीं कर सकता। हे नोएल, आस्था, मेरे पास एक प्लान है। नोएल, तुम अपने मैजिक से आस्था को हवा में भेजती हो। उसके बाद नोएल अपने मैजिक से आस्था को हवा में भेजती है और लाक अपने लाइटिंग मैजिक से लोटस पर अटैक करता है ताकि लोटस आस्था की तरफ मूव करे। और क्योंकि आस्था के पास मैजिक है ही नहीं, तो लोटस उसे सेंस नहीं कर पाएगा। आस्था चुपके से लोटस के पास जाके अपनी तलवार से लोटस पर एक पावरफुल अटैक करता है, जिस वजह से लोटस स्मोक प्रिजन के बाहर जाके गिरता है। उधर हम देखते हैं कि यूनो की हालत भी बहुत ही बुरी हो चुकी होती है। साइड हो जाओ सब, मुझे कोई नहीं हरा सकता। और दूसरी तरफ लोटस को फाइनली समझ आ जाता है कि जब तक आस्था जिंदा है मैं इनसे नहीं जीत सकता, तो वो अपने मैजिक से स्मोक कार बनाता है और वहाँ से भाग जाता है। भाई साहब, इसके पास तो हर काम के लिए मैजिक है। लाक उसके पीछे दौड़ता है, लेकिन लोटस उससे छल कपट करके भाग जाता है। चलो अच्छा हुआ वो भाग गया, अब हमें क्या करना चाहिए? यार वो तो निकल गया, मुझे तो उसको मार डालना था, लेकिन कोई नहीं, चलो मिलकर आगे बढ़ते हैं। और फिर वो लोग ट्रेजर ढूंढने जा रहे होते हैं, लेकिन तभी लाक को मार्स की मैजिक पावर फील होती है। एक मिनट, यहाँ आसपास कोई और भी है जिसके पास बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैजिकल पावर है। चलो हम दोनों मिलकर उसके साथ लड़ते हैं और उसे हराते हैं। और उधर हम देखते हैं कि मिमोशा बहुत ज्यादा हार्ट होता है और वो धीरे धीरे खुद को हील भी कर रही होती है। वहीं यूनो अपनी पूरी ताकत लगाकर मार्स से लड़ रहा होता है, लेकिन मार्स इतना ज्यादा स्ट्रांग होता है कि यूनो उसके सामने टिक ही नहीं पा रहा होता। और देखने से तो ऐसा लगता भी नहीं कि मार्स जरा सा भी थका हुआ है। क्लॉस समझ जाता है कि ये लड़का एक नॉर्मल इंसान बिल्कुल भी नहीं हो सकता। हाँ, असल में ये वही है जिसके ऊपर डायमंड किंगडम ने एक्सपेरिमेंट किए थे उसको स्ट्रांग बनाने के लिए। सिर्फ उसी पे ही नहीं, और भी काफी सारे बच्चों पे वो लोग एक्सपेरिमेंट करते थे और फिर उन सबको एक दूसरे से लड़वा गया था और आखिर में सिर्फ एक ही बच्चा जिंदा था और वो था मार्स। क्लॉस को अंदर से बहुत बुरा लगता है क्योंकि यूनो जो सिर्फ एक कॉमनर है उसको प्रोटेक्ट कर रहा होता है और इस वजह से उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और क्लॉस अपनी पूरी ताकत से मार्स पे अटैक कर देता है। लेकिन मार्स अपने डायमंड शैडो क्लोन से खुद को बचा लेता है और क्लॉस पे डायमंड क्लोन्स भेज देता है। फिर वो यूनो पे अपने डायमंड शॉट से अटैक करता है, जिस वजह से यूनो बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाता है, लेकिन फिर भी किसी तरह वो अपने आप को बचा रहा होता है और बार बार मार्स पे अटैक कर रहा होता है। लेकिन मार्स पर उसके अटैक का कोई असर ही नहीं पड़ रहा होता और मार्स बिल्कुल भी नहीं हिल रहा होता। तुम्हें अभी तक समझ नहीं आ रहा, तुम मुझे हरा नहीं सकते। तभी यूनो को अपना फर्स्ट याद आ जाता है जब वो और आस्था ट्रेनिंग करते थे। उस वक्त यूनो आस्था को बार बार आसानी से हरा दिया करता था। तुम्हें समझ नहीं आता आस्था, तुम मुझे नहीं हरा सकते, गिव अप कर दो। लेकिन आस्था कहता था नहीं, मैं कभी भी गिव अप नहीं करूंगा, ये फाइट तब तक खत्म नहीं होगी जब तक मैं जीत नहीं जाता। और आस्था की तरह यूनो भी गिव अप करने वालों में से नहीं था, क्योंकि आखिर में वो उसका भाई जो है, इसलिए वो दोबारा से मार्स पर अटैक करता है। मार्स डिसाइड करता है कि अब वो इस फाइट को खत्म कर देगा और इसलिए वो अपने डायमंड शॉट से यूनो पे फाइनल अटैक कर देता है। यूनो अपने मैजिक से उसकी शॉट को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो तो डायमंड की बनी हुई होती है, इसलिए यूनो उसे रोक नहीं पाता और मार्स की शॉट यूनो की तरफ बढ़ने लगती है। नहीं यूनो! बस उसी वक्त हमारा आस्था वहाँ पर आ जाता है और अपनी शॉट से मार्स की डायमंड शॉट को बीच से काट देता है। क्लॉस ये देखकर शॉक्ड हो जाता है, जिसे यूनो तक अपने मैजिक से नहीं रोक पाया, उस शॉट को इस लड़के ने कैसे काट दिया। तुम मेरे भाई से दूर रहना। फिर हम मार्स को देखते हैं जो एकदम शॉक्ड में रहता है
क्योंकि पहली बार किसी ने उसकी शॉट को बीच से काट दिया था। योनो आस्था को देखता है और सोचता है ये आस्था कितने स्ट्रॉन्ग हो गया है, ये वो बचपन वाला वही आस्था तो बिल्कुल नहीं रहा। मिमोसा और क्लॉज भी आस्था को देखकर शॉक्ड में आ जाता है। अबे ओए गधे, क्या कर रहा था तू? ऐसे बनेगा तो विज़ार्ड किंग? अगर मैं नहीं आता तो तुम लोग तो अब तक टपक चुके होते थे। चुप रहे, मैं बस इसे हराने ही वाला था। क्या हराने वाले थे या मरने वाले थे? देख लेना, इसको तो मैं ही हराऊंगा। तो ठीक है, चलो देखते हैं कि हम दोनों में से पहले कौन हराता है इसको। और क्लॉज अपने मन में सोचता है ये कैसे हो सकता है, एक ब्लैक बुल्स का मेंबर, वो भी जिसके पास मैजिक भी नहीं है, वो मार्स जैसे पावरफुल मैजिशियन से लड़ने का सोच भी कैसे सकता है? कौन है ये लड़का? तभी मार्स का एक शैडो क्लोन क्लॉज पे अटैक करने लगता है, लेकिन लाक आकर उसे बचा लेता है और एक ही बार में उसके क्लोन को हरा देता है। हाँ, ये तो लाक है जो कभी भी कोई बैटल नहीं हारा। क्या यही है वो तीसरा जो ब्लैक बुल्स का मेंबर है, जो आस्था और नोएल को छोड़ के चला गया था? नहीं, ये भाग नहीं सकता, शायद मुझे कोई गलतफहमी हुई थी। लेकिन ये क्या हो रहा है? कैसे ब्लैक बुल्स जैसे स्क्वाड गोल्डन डॉन की मदद कर रहे हैं? दूसरी तरफ नोएल मिमोसा के पास जाकर पूछता है तुम ठीक तो हो ना? हाँ, शायद तुम सही कह रही थी, मैं वीक हूँ। हाँ, तुम वीक हो, लेकिन चिंता मत करो, मेरे होते हुए अब तुम्हें कोई छू भी नहीं सकता। और अब हम देखते हैं आस्था मार्स से अकेले ही टकरा जाता है। मार्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन आस्था के एंटी मैजिक के सामने वो थोड़ा वीक पड़ने लगता है। मार्स दोबारा अपने बहुत सारे क्लोन्स बना लेता है, लेकिन यूनो और लाक उन सब का सामना कर लेता है। मार्स दोबारा आस्था पे अपनी तलवार से अटैक करता है, लेकिन आस्था की तलवार के सामने उसकी तलवार टिक नहीं पाती। आस्था उसकी तलवार को बीच से काट देता है, फिर हवा में उछलता है और मार्स पे अटैक करता है और उसे दूर तक फेंक देता है। जिंदगी में पहली बार मार्स हार रहा होता है और वो जाके पास के वाटर में गिर जाता है। सब लोग आस्था की पावर देखकर शॉक्ड रह जाते हैं, खास करके क्लॉज। ये लड़का जो कॉमनर है इतने स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है? ये क्या हो रहा है भाई? क्या आप समझे क्लॉज? आस्था कोई ऐसा वैसा लड़का नहीं है, उसके पास एंटी मैजिक स्वॉर्ड है जो सामने वाले के मैजिक को खत्म कर सकती है। क्या एक कॉमनर के पास इतनी रेयर मैजिकल पावर? इसका मतलब इस लड़के की किस्मत बहुत ही अच्छी है। तुम्हें आस्था के बारे में कुछ नहीं पता क्लॉज, इसलिए तुम्हें लगता है वो सिर्फ किस्मत की वजह से स्ट्रॉन्ग है। लेकिन तभी मार्स अचानक से आस्था पे अपना सबसे ताकतवर अटैक कर देता है, जिस वजह से आस्था बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो जाता है और उसके सारे कपड़े फट जाते हैं। आखिर तुम हो कौन? मेरा नाम है आस्था और मैं वो हूँ जो एक दिन बनेगा विज़ार्ड किंग। और क्लॉज आस्था की बॉडी को देखकर डर जाता है। एक मिनट, ये बॉडी तो किस्मत से नहीं बन सकती। इस लड़के ने तो सच में बहुत ही मेहनत की है। क्या ये सच में एक दिन विज़ार्ड किंग बन जाएगा? कीड़े मकोड़े, मेरे सामने से हट जा। तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो, तुम सिर्फ एक छोटा सा पत्थर हो मेरे सामने। हाँ, मैं एक छोटा सा स्टोन हूँ, लेकिन मैं वो स्टोन हूँ जो एक डायमंड को भी तोड़ सकता है। और फिर आस्था दोबारा मार्स पे अटैक करता है। मार्स के पास बहुत ही ज्यादा मैजिकल पावर होती है, लेकिन वो आस्था के सामने टिक नहीं पाता, क्योंकि आस्था का एंटी मैजिक उसके मैजिक को जीरो बना देता है, चाहे मैजिक कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो। और आस्था एक ही अटैक में मार्स की डायमंड बॉडी को तोड़ देता है और मार्स दूर जाके गिरता है और वहीं पर ही बेहोश हो जाता है। क्या मैंने ये फाइट जीत ली? उसके बाद क्लॉज अपने मैजिक से मार्स को बंदी बना लेता है। तुम्हें लगता है तुम्हारा मैजिक उसको रोक पाएगा? और नहीं तो क्या। मेरी मैजिक पावर पे डाउट मत करो लड़के, मैं एक नोबल फैमिली से हूँ और इसको देखो, ये इतना ज्यादा जख्मी है कि तुम्हें लगता है कि ये मेरा मैजिक प्रिजन तोड़ पाएगा। और मेरे पास तो इसकी ग्रीम्यूर भी है, अब तो ये मेरे मैजिक से बाहर नहीं निकल सकता। ठीक है समझ गया। और हाँ, जल्दी से उन कपड़ों का कुछ करो। एक मिनट, कपड़े तो मेरे फाटे हुए हैं, तुम क्यों शर्मा रहे हो? चुप कर और अपने कपड़े ठीक करवा जल्दी। उसके बाद गोल्डन डॉन अपना मिशन सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेती है और ब्लैक बुल जीत जाती है, क्योंकि वो लोग पहले ट्रेजर के पास पहुंच गए थे। पागल हो क्या तुम लोग? अगर मैं नहीं होता तो तुम लोग ट्रेजर के पास नहीं, सीधा गॉड के पास पहुंच जाते। चुप रहो लड़के, तमीज से बात करो मुझसे। मेरा नाम है क्लॉज और मैं गोल्डन डॉन से हूँ और ये मिशन गोल्डन डॉन जीता है, नहीं ब्लैक बुल जीता है। मैं कह रहा हूँ, बीच में मत बोलो। ब्लैक बुल जीता है, गोल्डन डॉन जीता है, नहीं ब्लैक बुल्स। और इसी बात पे दोनों टीम के बीच फिर से लड़ाई शुरू हो जाती है। लेकिन तभी लाक कहता है ये गेट तो बहुत
ही स्ट्रॉन्ग मैजिक पावर से बना हुआ है। आस्था, सिर्फ तुम ही इसे बीच से काट सकते हो। हाँ, कैसे ये लड़का अकेला इस पावरफुल गेट को तोड़ पाएगा? लेकिन आस्था सिर्फ एक ही सेकंड में अपनी तलवार से गेट को बीच में से काट देता है, जो देख के क्लॉस की तो बोलते ही बंद हो जाती है। खैर, उसके बाद सब लोग अंदर जाते हैं और वहाँ होता है बहुत सारा खजाना, इतना सारा सोना, वाह! और सभी लोग भी ट्रेजर को देखने लगती है। अरे ये क्या है? मैजिक जैसा कुछ लग रहा है। ओए लड़के, इस ट्रेजर को मत छू। क्यों? ये क्या तुम्हारी बाप की है? नहीं, ये क्लोवर किंगडम के लोगों का है। तो मैं भी तो क्लोवर किंगडम की हूँ। ढक्कन ढक्कन किसको बोलना तूने? तभी यूनो को एक मैजिकल स्क्रॉल दिखता है। जैसे ही वो उसे खोलता है, स्क्रॉल का लिखा हुआ सब गायब हो जाता है और यूनो की ग्रीम्यूर से एक तेज रोशनी निकलती है, जो देख के क्लॉस सोचने लगती है ये कैसे पॉसिबल है? ये दोनों भाई नोबल फैमिली से नहीं है, फिर भी ये दोनों इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे है? एक के पास 4 लीफ ग्रीनवार है और दूसरे के पास रेयर एंटी मैजिक पावर। और इसके बाद हम देखते हैं नेरो जबरदस्ती आस्था को एक दीवार के पास खींच कर ले जाती है। क्या करूँ मैं इस दीवार का? और नेरो आस्था को पीटने लगती है, क्योंकि आस्था समझ नहीं पा रहा होता कि नेरो क्या कहना चाहता है। तभी अचानक से मार्स की ग्रीम्यूर दोबारा जलने लगती है। लाग जोर से चिल्ला के कहता है, दरवाजे से दूर हटो सब लोग। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मार्स गेट तोड़कर अंदर आ जाता है और नोएल पर अटैक कर देती है, जिस वजह से नोएल बहुत बुरी तरह से जख्मी हो जाती है। आस्था उसकी हालत देखकर गुस्से में पागल हो जाता है और अपनी ग्रीम्यूर से तलवार निकालकर मार्स की तरफ दौड़ जाता है। उसी टाइम मार्स की ग्रीम्यूर भी उड़कर उसके पास आ जाती है और मार्स अपने डायमंड मैजिक से सबको पकड़ लेता है। क्लॉस ये देख के शॉक्ड हो जाता है, ये पॉसिबल कैसे है? ये तो जख्मी था ना, फिर होश में कैसे आ गया? और तभी पता चलता है कि मार्स के पास फायर हीलिंग मैजिक भी है, जैसे मिमोशा के पास है, और इसीलिए उसने खुद को इतनी जल्दी रिकवर कर लिया। नहीं, ये नहीं हो सकता, ये तो इम्पॉसिबल है। एक इंसान के पास सिर्फ एक ही मैजिक होती है, तो इसके पास 2 मैजिक कैसे हो सकती है? और आस्था अब मार्स की तरफ गुस्से में तलवार लेकर दौड़ता है। हाँ, मैं समझ चुका हूँ कि तुम्हारी मैजिकल पावर क्या है। तुम किसी के भी मैजिक को अपनी तलवार से मिटा सकते हो, लेकिन क्या तुम अपनी इतनी बड़ी तलवार से मेरे सुपर फास्ट मैजिक अटैक करो पाओगे? उसके बाद मार्स आस्था पर डायमंड ब्लेड से अटैक कर देता है और आस्था की तलवार बड़ी होने की वजह से उसे मार्स के अटैक रोकने में दिक्कत होती है। और तभी मार्स एक बहुत ही पावरफुल अटैक करता है आस्था पर, जिस वजह से आस्था सीधा उसी दीवार से टकरा जाती है जिसे नीरो उसे पहले दिखा रहा था, और आस्था वहीं पर ही बेहोश हो जाता है। लाक, यूनो और क्लॉस तीनों मार्स के मैजिक में फंसे हुए होते हैं और वो लोग निकल नहीं पा रहे होते, और मिमोसा नोएल को हील कर रही होती है। अगर जल्दी ही हील नहीं किया गया तो नोएल मर भी सकती है। नहीं, मैं तुम्हें तुम्हारे दोस्त को बचाने नहीं दूंगा, तुम सब वीक हो, मैं तुम सबको मार दूंगा। और मार्स मिमोशा और नोएल की तरफ बढ़ता है उन्हें खत्म करने के लिए। दूसरी तरफ आस्था भी बेहोश है और बाकी तीनों भी हिल नहीं पा रहे होते। अब कौन बचाएगा नोएल को मार्स से, ये तो हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो इस पार्ट में इतना ही। अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो मुझे कमेंट में बताइए, और हाँ, चैनल पे न्यू आए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना।